हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चे लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संक्षारण, कोरोजन। देखिए, हमारे अपने दैनिक जीवन में हम इसके ढेर सारे उदाहरण देखते हैं और हमें कहीं न कहीं इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी है। उसी को हमको डिटेल में समझना है कि एक्चुअल में उसमें होता क्या है। संक्षारण का मतलब है, देखिए, कोई भी धातु जब खुले में या नमी के संपर्क में आता है तो उसका ऊपरी सतह कुछ मलिन हो जाता है, उसमें कुछ कलर आ जाता है। कोई भूरे रंग का हो जाता है तो कोई हरा रंग का हो जाता है तो कोई मटमैला कलर का हो जाता है और उसकी सतह हमको धूमिल दिखाई देती है, सतह का रंग बदल जाता है। उसे कहते हैं संक्षारण। खुले में हवा और नमी की उपस्थिति में धातु की ऊपरी सतह का अवांछित पदार्थ में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। अवांछित का मतलब वो हो सकता है वो ऑक्साइड बन जाए, हो सकता है वो हाइड्रोक्साइड बन जाए, हो सकता है कि वो कुछ कार्बोनेट में बदल जाए, पदार्थ का कार्बोनेट बन जाए और उसका कलर बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। सबसे कॉमन उदाहरण जो है वो है हमारा लोहे में संक्षारण हो जाना। लोहे में जब संक्षारण हो जाता है, जब हम किसी लोहे की वस्तु को या लोहे की रॉड को, छड़ को हम खुले में रखते हैं तो वह वायु और नमी की उपस्थिति में आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वह आयरन का ऑक्साइड हमें भूरे रंग का दिखता है। और वह आयरन का ऑक्साइड भूरा रंग का होता है, जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट। लोहे के केस में उसे रस्ट कहा जाता है। इसी तरह से चांदी के जेवर देखोगे घरों में, हम अपने दीदी, मम्मी, चाची लोग पहनते हैं, तो जो चांदी की पायल या गहना पहना जाता है वो कुछ दिन बाद उसका ऊपरी सतह मलिन हो जाता है। तो चांदी का ऊपरी सतह मलिन होना, वहाँ पर देखिए चांदी ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से बहुत ही कम क्रिया करता है, इसलिए चांदी का ऑक्साइड फॉर्म नहीं होता, चांदी का सल्फाइड बन जाता है। वायुमंडल में उपस्थित H2S या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में वह चांदी का सल्फाइड बन जाता है, जो कि काले रंग का मटमैला, धूसर काला रंग का परत जम जाता है, जिससे हम कहते हैं चांदी मटमैला हो गया, ऊपरी सतह उसका खराब हो गया। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे पुराने तांबा का सिक्का वगैरह को या कांस के जो बर्तन या कांस जो होता है उसमें ऊपर सतह पर हरा रंग जम जाता है। पुराने सिक्के अगर कहीं जमीन में देखेंगे पड़ा हुआ पुराना या पानी में कहीं, तो उसमें ऊपरी सतह उसका हरा रंग का हो जाता है, तो वह कॉपर का कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरह से धातुओं का अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है। धातु कहीं कार्बोनेट में, कहीं हाइड्रोक्साइड में, तो लेकिन ज़्यादातर जो संक्षारण में जो नया पदार्थ बनता है, अवांछनीय पदार्थ बनता है, जो उसके सतह को खराब करता है, वो ज़्यादातर ऑक्साइड फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम में भी ऑक्साइड फॉर्म होता है और एल्यूमिनियम की सतह भी मटमैली हो जाती है। तो ये सारी उदाहरण जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ये सभी के सभी संक्षारण कहलाती हैं। इस संक्षारण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम विद्युत रासायनिक सेल की भांति उसको समझेंगे और विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या समझेंगे। और उदाहरण में हम लेंगे लोहे में जंग लगने वाली संक्षारण, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो लोहे में संक्षारण की क्रिया को जंग लगना कहते हैं और अन्य धातुओं में जो संक्षारण होता है उसको टार्निश होना बोलते हैं। सिल्वर या कॉपर में जो संक्षारण होता है उसे टार्निश कहा जाता है, TARNISH। और लोहे में जो संक्षारण होता है उसे हम कहते हैं रस्ट, रस्टिंग या रस्ट या जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने को समझने के लिए हम उसको देखेंगे लोहे में जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत।
विद्युत रासायनिक सेल की तरह उसको हम स्टडी करके समझेंगे कि जंग लगने की प्रक्रिया कैसे होता है और जंग क्यों लगता है। तो चलिए हम देखते हैं लोहे में जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर हम इसको समझ रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं वहाँ हम एक विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया उसमें हम पाते हैं और उसी से हम उसको विद्युत रासायनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए इस सिद्धांत को समझने की हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर लोहे का कोई टुकड़ा, एक लोहा है, लोहा खुले में है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कहीं से पानी की बूंद आ गई या पानी है या नमी इसको मिल रहा है, और नमी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और वायुमंडल से ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, एयर से, हवा से तो ऑक्सीजन मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल रहा है, इसको इस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। खुले में होने की वजह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और नमी भी मिल रहा है, या पानी गिर रहा है तो पानी से भीग रहा है, जैसा आप समझें। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है, इसमें पानी है और इस बूंद में हाइड्रोजन आयन भी होता है। वो हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी है। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया है, यह जो पानी होता है, नमी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब घुल जाता है तो ये दोनों की क्रिया से H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनता है। और यह कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, जिसका इस तरह से आयनन होता है, तो 2H+ आयन और एक कार्बोनेट आयन हमको मिलता है। तो पानी वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, तो यहाँ पर इसके भीतर में कार्बोनिक अम्ल होने की वजह से H+ आयन भी उस पानी में है। खुला में जब भी पानी में भीग रहा है क्षण, मतलब वहाँ कार्बोनिक अम्ल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही हमारे वायुमंडल में, तो उसकी वजह से वह एसिडिक वाटर हो गया, वह एक विद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करने लगेगा। और इसमें ऑक्सीजन भी है, O2 गैस है, पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, हवा घुली रहती है, और ओपन एयर से भी हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। आयरन का यह जो इसमें आयरन के क्षण में जो आयरन के परमाणु हैं, धातु परमाणुओं की खासियत होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यदि यह शुष्क और सूखे में रहेगा तो इसमें जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होगी। तो यहाँ पर तेज क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नमी है, उस नमी में जो ऑक्सीजन है, और खुले वातावरण में भी जो ऑक्सीजन है, और इस नमी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, ये इसको उकसाता है। आयरन जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालो और ऑक्सीकृत हो जाए, तुम्हारा अपना खास गुण है इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीकृत होगा, उसको उकसाते हैं। और आयरन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की इस क्रिया को हम अपने शब्दों में, अपने साइंस में कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ये जो इधर वाला भाग है, जहाँ नमी अभी नहीं है, तो यह वाला भाग हमारा एनोड की तरह कार्य करता है। इसको एनोडिक सरफेस भी कहते हैं। इस तरफ जहाँ पर धातु और वायु है, इधर जो शुद्ध है अभी फिलहाल के लिए, इधर वाला जो भाग है, यह लोहा अब एनोड की तरह कार्य करने लगता है। देखिए, और इस आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। और इस नमी में उपस्थित ऑक्सीजन, जो कि बहुत उच्च विद्युत ऋणी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, आयरन को उकसाता है और आयरन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और यह हाइड्रोजन आयन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित होने के लिए। तो अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन है,
ये इस ओर जाने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ये आयन में बदल रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब इस लोहे की छड़ से इधर से नमी वाले लोहे सरफेस की ओर यहाँ जाने लगते हैं और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके अपचयित होते हैं। तो इस तरफ नमी युक्त जो लोहा है, लोहा और नमी जल वाले सरफेस हमारा कैथोड की तरह कार्य करने लगता है। ये हो गया एट कैथोड, ये एनोड हो गया और ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर ये जो है कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको हम लोग कैथोडिक सरफेस और इधर को हम लोग एनोडिक सरफेस भी बोलते हैं। तो अब देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, वह जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उकसा रहा है, और हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस यहाँ से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए तो जरा, हाइड्रोजन आयन और ये ऑक्सीजन H2O में बदल रहा है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, एयर का ऑक्सीजन है, तो वह O2 के फॉर्म में रहेगा, ऑन के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं 2, और इस पे 2 लिखने से हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4, इसको लिख देते हैं हम 4। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए H2O बनने के लिए, 4 H+ आयन है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और यहाँ अपचयन अभिक्रिया होने लगती, रिडक्शन। तो इस तरफ एनोड की तरह कार्य करता है और आयरन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। वह इलेक्ट्रॉन इसी छड़ में, इसी लोहे के टुकड़े में यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होता है इस नमी की ओर, क्योंकि उधर ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता उसको खींच रहा है, हाइड्रोजन का धनायन भी चाह रहा है, अपचयित होना चाह रहा है। तो इस तरह वे जाता है और यहाँ पर जा करके इन दोनों के संपर्क में यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होता है, हमको पानी मिल रहा है। अब देखिए इस दोनों अभिक्रिया को पूर्ण करके अब एक रेडॉक्स रिएक्शन प्राप्त करते हैं। तो हमको रेडॉक्स रिएक्शन कैसा मिल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन पूर्ण सेल रिएक्शन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण होता हुआ दिख रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा करने के बाद हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 को गुणा होंगे 2Fe+, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कट गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला 4H+ आयन और O2, राइट हैंड साइड में हमको इधर दिख रहा है, देखिए 2 का गुणा होने के बाद 2Fe2+ आयन, देखिए इस रेडॉक्स रिएक्शन के होने पर हमको फिर से नमी मिल रहा है। थोड़ा बहुत नमी जो वातावरण में था, इसके अलावा यहाँ रेडॉक्स प्रोसेस से भी और नमी बन रहा है, इसीलिए रिएक्शन और बढ़ने लगता है। नमी के माध्यम से वो क्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर यह जो फेरस आयन है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस आयन, फेरस आयन। अब यहाँ पर फेरस आयन बना और यह फेरस आयन वापस से कुछ नमी और ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होती है। यह जो फेरस आयन है, इस फेरस आयन का वातावरण में नमी है, या इसी नमी को समझ लीजिए, या वातावरण में नमी है, पानी गिर रहा है जहाँ से भी इसको नमी मिल रहा है, और एक ऑक्सीजन यह और एब्जॉर्ब करता है जो कि वायुमंडल में ऑलरेडी है, और वहाँ से यह क्रिया करके किस में बदल रहा है, Fe2O3 और H+ आयन में यह चेंज हो रहा है। ये हमारा होता है फेरिक ऑक्साइड। देखिए इस फेरस का
फेरिक में कन्वर्जन हो रहा है फिर से। तो यहाँ पर देखिए इसको संतुलित करने के लिए 2 आयरन इधर है तो इसमें 2 का गुणा इधर कर देते हैं। ऑक्सीजन हमको 3 चाहिए तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है, इसको हम लोग 2 कर देते हैं ताकि 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके ये O2 होगा। हाफ O2 का मतलब होता है 1 हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पर हाफ O2 का मतलब है 1 ऑक्सीजन का परमाणु, और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन परमाणु, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो 2 और 2 4 H+ आयन बन रहा है। सबसे जो नहीं समझ में आता है बच्चों को वो यही लाइन है, ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हुआ कैसे हुआ। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, यहाँ पे बहुत खास बात बता रहा हूँ मैं। जो एक रिएक्शन होता है हिडन रिएक्शन, एक्चुअल में यहाँ पर एक हिडन रिडॉक्स रिएक्शन और होता है वायुमंडल। देखिए कैसा होता है। ये जो आयरन है 2+ आयन का फेरस, ये क्या है हमारा फेरस है, और फेरस से फेरिक में बदल रहा है, मतलब 2+ आयन से 3+ आयन बदल रहा है। जब आयरन में 3 धन आयन होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ जाती है तो उसको फेरिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन कैसे बना, इसको समझा रहा हूँ। यहाँ एक हिडन रेडॉक्स रिएक्शन और होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके यह फेरस आयन फेरिक में बदल रहा है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन उसको और उकसाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकलवाता है, तो फेरस से वो फेरिक में बदलता है। कैसा देखिए, ये देखिए यह जो फेरस आयन है इसका हम 2 ही ले लेते हैं। 2 फेरस उसको और ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस, ये 2 फेरस आयन अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 फेरिक आयन में बदलते हैं। 2 फेरिक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है वो इसको उकसाता है, वह इलेक्ट्रॉन खींचता है। और यहाँ पर ये जो हम एक ऑक्सीजन लिए हैं इसी इलेक्ट्रॉन को यह ऑक्सीजन ले लेता है। 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया और क्या बना लिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1/2 O2 लिखा हुआ है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, 1 ऑक्सीजन के परमाणु को इसको क्या मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये बन जाता है 1 ऑक्सीजन का 2- आयन में बदल जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है और इसको फेरस से फेरिक में ऑक्सीकृत कर देता है। अब यह ऑक्सीजन फिर क्या करता है, अपना साथी जो पानी है, इसमें घुला हुआ पानी है, इस पानी को वाटर को बुलाता है और उस वाटर से क्रिया होता है। इसके साथ में पानी है, पानी कैसे यहाँ पर आयनित हुआ है, देखिए पानी भी इस तरह से इसमें हमको आयन के फॉर्म में मिलेगा। 2 दूने 4 हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में है ये, और 2 ऑक्सीजन है। ये दोनों ऑक्सीजन O2- आयन के फॉर्म में। इसको जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये कैसा है, इसको समझा दूं मैं। इसको हम यदि लिखेंगे 4 हाइड्रोजन है सिंपल शब्दों में, और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। कौन? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ ये चारों के चारों क्या बन गए, 4H+ आयन बन गए, और 4H+ आयन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑक्सीजन बांट लिए, तो क्या बनी, 2 O- आयन। 1 ऑक्सीजन के पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑक्सीजन बांट लिए। तो इस तरह से यह पानी भी इस तरह से 2 आयन में यहाँ पर टूटा हुआ है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये इसमें हो गया, और ये आयरन Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। ये जो ऑक्सीजन है इसमें और ये पानी इसमें टूट गया। अब इन तीनों को ध्यान से देखिए, 2 Fe3+ आयन है, और यहाँ पर ये देखिए
अब इसको मिटाते हैं। ये देखिए, इसको हम लिखेंगे, यहाँ बचा है Fe3 प्लस आयन, K2 बचा है 2 और O3 ठो हमारे पास है, O2 माइनस है, ये 1 और ये 2 3 और 4 हमारे पास है H प्लस है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। 2 3 जा 6 प्लस है, 2 3 6 धन है और 3 दूनी 6 ऋण है, ये दोनों जुड़ते हैं तो इसकी संयोजकता इसके साथ गुना होता है और इसकी संयोजकता उसके साथ गुना होता है। तो Fe2O3 बन जाते हैं। ये बना Fe2O3 और 4H प्लस आयन। तो यह एक हिडन रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फेरस से फेरिक में बदल रहा है और यहाँ ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ऑक्साइड में ये अपचयित हो रहा है। तो यह एक हिडन रेडॉक्स रिएक्शन और हो रहा है जो खुले वातावरण में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसकी वजह से फेरस जो है वो फेरिक में बदलता है और इस ऑक्साइड से क्या करके फेरिक ऑक्साइड में बदल गया और 4 हाइड्रोजन आयन बना और ये हाइड्रोजन आयन से भी विलयन में है और तो ऑलरेडी H प्लस आयन पहले से है, उसकी संख्या बढ़ गई। तो अभी भी जंग नहीं हुआ लगा है, जंग नहीं कहेंगे इसको, रस्ट नहीं कहेंगे, ये फेरिक का ऑक्साइड है। अब यह फेरिक ऑक्साइड, इसको मैं मिटा दूं तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे लिख देंगे। अब यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 नमी एब्जॉर्ब करता है, खुला में जो कुछ भी नमी है उसको ग्रहण करता है H2O और ये बन जाता है Fe2O3 और H2O। अब यहाँ पर देखिए, उस वातावरण में उस जगह पर जहाँ पर यह लोहा रखा हुआ है कितना नमी है हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना वहाँ पर X अणु नमी का है, X अणु पानी का है, तो इसमें लिख देते हैं X। ये हो जाता है एक्चुअल में लोहे के जंग रस्ट का फार्मूला है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसी को कहते हैं रस्ट, जंग। लोहे का जो ऊपरी परत जो हमारा भूरे रंग का हो जाता है, जो पपड़ी पपड़ी रूप में निकलने लगता है। अब इस लोहे का जो संक्षारण होता है, इस लोहे के संक्षारण में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसका एक दुर्गुण कहें तो ये क्या है, नॉन स्टिकी होता है, वो लोहे की सतह को छोड़ देता है। जंग लगने के बाद वह लोहे के उस सतह को छोड़ करके गिर जाता है, या खरोचोगे या हल्का सा बल लगने से वो झड़ जाता है, आप लोग सब जान रहे हैं। और इसकी झड़ने की वजह से अब वह सतह वापस से खुल जाता है, उसके भीतर का जो शुद्ध लोहा है वो फिर से दिखने लगता है, वायुमंडल के संपर्क में आने लगता है और उसके बाद यही रस्टिंग की प्रक्रिया, यही जंग लेने की प्रक्रिया उसके अगले परत में फिर होने लगता है, फिर वह पपड़ी बनता है और पपड़ी फिर झड़ जाता है। इस तरह से लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है और हमारा लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है और हमारे जो भी उपकरण बने रहते हैं, बिल्डिंग रहता है, पुल होता है, वो धीरे धीरे गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, धंस जाता है। जबकि दूसरे धातुओं में जो संक्षारण होता है, एल्यूमिनियम में, कॉपर में या आपका सिल्वर में, जो ऊपरी परत मलिन होता है वो स्टिकी होता है, वो चिपका रहता है। तो वहाँ पर ऊपरी सतह ही मलिन होता है, खराब होता है, उसके अंदर का सतह हमेशा मजबूत रहता है, उसमें उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जंग तो लगता है और साथ साथ बेवफाई भी कर जाता है। जंग लगता है और जंग लगने के बाद उसी लोहे को छोड़ के निकल लेता है ताकि उसकी बर्बादी की कहानी देख सके, बर्बाद होते हुए देख सके।
तो यह जंग जो है वो दुश्मन है और उसके साथ साथ बेवफा भी है, लोहे को छोड़ जाता है बर्बाद होने के लिए। तो ये है इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इसमें हमको एनोड पर ऑक्सीकरण होता हुआ दिख रहा है, इसको एनोड कहेंगे, और इस पर अपचयन होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमको हिडन और रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सिद्धांत। कुछ किताबों में यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया रहता है, वहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हुए बताता है और वहाँ से फिर उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में बदलते हुए दिखाता है। कुछ किताबों में उसको दिया रहता है, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। देखिए एनोड रिएक्शन तो वही उसमें भी होता है, वही बताया जाता है एनोड रिएक्शन को। आयरन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इसके बाद कैथोड में होने वाले रिडक्शन रिएक्शन को, कैथोड रिएक्शन को कुछ इस तरह से बता दिया जाता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह जा रहा है वाटर में, और वाटर में जा रहा है और वायुमंडल से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ये देखिए ये है 2 इलेक्ट्रॉन गया किसमें, वाटर में, और वायुमंडल से एक ऑक्सीजन एटम और लिया, और यहाँ से इसमें दिखाया जाता है 2 हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर भी अपचयन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं जरा इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन वाटर है इस तरह से H+ आयन और OH- आयन में इसको हम आयनित होता हुआ देखें, ऑक्सीजन इसके पास आ रहा है, ये ऑक्सीजन इस तरह से, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके धन आयन को खत्म करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ऋण आयन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं, H2O और एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोक्सिल आयन वाटर से है, ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से। तो इस तरह से 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिलता हुआ दिखाया जाता है। कुछ किताबों में इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन का बनता हुआ दिखता है और उसके बाद इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ये जो फेरस आयन है ये हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया कर रहे हैं, Fe2+ आयन, ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके Fe फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड अब नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए ये H2O और ये हाफ O2, यहाँ से फेरिक ऑक्साइड को बनता हुआ भी हम देख सकते हैं, मिल सकता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड के लिए यहाँ पर हमको संतुलित करेंगे, 2 Fe चाहिए तो इसको 2 को गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से कैसा हमको फेरिक ऑक्साइड और H2 बन रहा है इसको जरा समझिए। ये इस तरह से बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक अणु पानी का रख दिए हैं, तो ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन हमको यहाँ पे मिल रहा है और एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ है। तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन से 3 ऑक्सीजन चला गया, ऐसा समझिए। ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन, हम इस तरह से इसको समझाने के लिए बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, ऐसा समझ लेते हैं इसको। ये देखिए तो 3 ऑक्सीजन ये इस तरह से चला गया, मान चलिए ये 3 ऑक्सीजन, अब बच गया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से हमको मिल जाता है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से 2 पानी का अणु मिलता है। तो ये एक पानी का अणु ऑलरेडी पहले से है और 2 पानी का अणु यहाँ पर और बना, तो हम लोग इसके लिख दिए 3H2O। लेकिन 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 यहाँ पर जो H2O है, यह H2O की संख्या हम लिख देंगे X, क्योंकि वातावरण में कितना नमी है यह हम नहीं जान रहे हैं,
इसको हम लिख देते हैं XH2 और X में यहाँ बना हुआ 2 पानी का अणु जुड़ गया तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं X ही लिख देते हैं। कोई अननोन संख्या हो सकता है, जितनी नमी होगी उसके हिसाब से उसमें 2 पानी का अणु और ऐड हो जाएगा, तो 10 हो गए तो 10 2 12 हो गया, इस तरह से X मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता हुआ मिलता है। कुछ किताबों में इस तरह से इसके रिएक्शन को बताता है, आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए और लिखिए। ये हो गया हमारा इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत और उसके सारे सूत्र एवं समीकरण। तो इसको मिटाते हैं और अब हम देखते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस किस फैक्टर से संक्षारण अधिक होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, यदि कोई धातु है तो जो धातु ज़्यादा सक्रिय होता है उसमें संक्षारण आसानी से होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की ओर है सब के सब ज़्यादा सक्रिय धातु हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो उनकी क्रियाशीलता कम होती है, तो सक्रिय धातुओं में संक्षारण जल्दी से होता है। दूसरा फैक्टर, यदि वहाँ का वायुमंडल में नमी है या वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड घुला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस तरीके की यदि अम्लीय ऑक्साइड वहाँ पर होते हैं तो वो पानी से क्रिया करके एसिडिक विद्युत अवघट्य विलयन बना लेते हैं और वहाँ संक्षारणशील अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो यदि शुष्क है और शुद्ध हवा है तो वहाँ पर संक्षारण कम होगा, लेकिन यदि वहाँ प्रदूषण वाले जितने भी गैसें हैं और नमी युक्त हैं तो वहाँ संक्षारण ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। तीसरी पॉइंट हम देखते हैं, यदि वह धातु का सतह खुरदुरी है या वह मुड़ी हुई है, मतलब धातु में विकृति है, कुछ खुरदुरी सतह है या ज़्यादा मोड़ वाला है, तो उसमें नमी ठहरने का मौका मिल जाता है, नमी बहता नहीं है, नमी रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी संक्षारण की क्रिया या लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो संक्षारण की क्रिया को बढ़ाते हैं। अब देखिए संक्षारण से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। एक उपाय जो कि हम सब रोज हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, उसको कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, रोधिका रक्षण। मतलब लोहे की सतह पर, हम अब लोहे को ज़्यादा ध्यान में रख करके बात कर लेते हैं, लोहे के सतह को संक्षारण से बचाना है, नमी वायु से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगा देते हैं जिसको कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। नमी वायु और लोहे के संपर्क को रोकने के लिए उसके बीच में एक अवरोध लगा देते हैं, अर्थात कोई भी पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, कोई वार्निश लगा देते हैं, कोई तेल लगा देते हैं जो कि नमी और लोहे को कांटेक्ट नहीं होने देता है, तो इसको कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, उसको रोक दिया, रोधिका रक्षण। और दूसरा होता है, किताबों में लिखा होता है उत्सर्ग रक्षण। नाम सुनने से समझ में नहीं आता, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में आते हैं, इसका इंग्लिश में होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल मतलब बलिदान, त्याग करना। जिस धातु को हमको संक्षारण से बचाना है, माना लोहे को ही बचाना है, तो लोहे से ज़्यादा सक्रिय धातु का परत उस पर चढ़ा दो। लोहे के ऊपर आने वाले, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे के ऊपर आने वाले जितने भी धातु हैं उसमें से किसी का भी एक वहाँ पर लेप लगा दो, तो वो जो नमी है, वो जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब उस सक्रिय धातु से क्रिया करेंगे। अब वह उसके लिए, वो लोहे को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर रहा है, कुर्बान कर दे रहा है। होता है ना कि पीछे लोहे को थाम के लोहे के सामने आ गया है, बोलता है कि अगर लोहे के पास पहुंचना है तुम्हें मेरी लाश से गुजरनी पड़ेगी, फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं ना। तो वैसी अधिक सक्रिय धातु को उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं, तो जो भी संक्षारण होता है अब उस धातु की परत पर होता है जो हम कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लोहे को बचाना चाहते हैं तो उससे अधिक सक्रिय धातु को उसके ऊपर परत चढ़ा दो, तो जो भी संक्षारण होगा वो उस पर होगा
लेकिन उसको भी छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। जब उसको दोबारा ध्यान दे करके उसको उसके लेप लगाते रहना पड़ेगा। जैसे इसमें एक बहुत जो कॉमन और बहुत जो फेमस प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, वो होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। खास लोहे के लिए ही इस टर्म को यूज किया जाता है। लोहे के ऊपर में यदि जिंक की पॉलिश कर दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो लोहे से ज़्यादा सक्रिय होता है जिंक, जिसकी वजह से सारा संचारण जिंक पर होता है और लोहा सुरक्षित बचा रहता है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, और लोहा बचा रहता है, सुरक्षित अंदर छुपा रहता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो होता है एलॉय बना देना, मिश्र धातु बना दो। जिस लोहे को बचाना है या जिस धातु को बचाना है उसके साथ में और भी कुछ अधिक अक्रिय धातु को मिक्स कर दो और उसको एक मिश्र धातु में कन्वर्ट कर दो, जिससे उसमें जंग नहीं लगेगा, वह उसकी मजबूती बढ़ जाती है। जैसे लोहे को हम बचाने के लिए इसका मिश्र धातु एलॉय बना देते हैं, उसमें निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं, तो वह बन जाता है स्टेनलेस स्टील। और आप सभी पता है स्टेनलेस स्टील पर कभी भी जंग नहीं लगता है। जितने भी स्टील के बर्तन वगैरह हैं और स्टील की जो भी आजकल श्रृंगार के कुछ आ रहे हैं या घड़ी के जो चैन वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील होते हैं, जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। तो मिश्र धातु बना करके भी हम किसी धातु को रक्षा कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 खास इम्पोर्टेंट इसके रक्षा करने के उपाय हैं। तो ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो संक्षारण पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।